अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। गुज़श्ता रोज़ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई इस पर इजहार ख़याल किया गया और इसमें उन्होंने हैरत का भी इजहार किया कि जो टारगेटेड स्ट्राइक्स हमने करनी थी उसके जवाब में पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया, जिससे पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के भी जो एनालिस्ट थे वो हैरत का शिकार थे कि ये तसव्वुर कैसे हो सकता है कि आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को, ख़ुद मुख्तारी को ब्रीच करें और इस नौइयत का एक पुश बैक एक्सपेक्ट ना करें। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने फॉल्सली क्लेम किया कि दरअसल पाकिस्तान ने पहले सीज़ फायर की बात की, जिसको आज फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से डिनाई किया गया, कहा गया कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन तजिया निगारों की राय में अब भी एस्केलेशन या फिर भारत की तरफ से फ्यूचर में इस तरह की दरअंदाजी के जो इम्कानात हैं वो ख़त्म तब तक नहीं होंगे जब तक ये अग्रेशन इसको कंटेन नहीं किया जाएगा आलमी कम्युनिटी की तरफ से। इस पर जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं इस मरतबा ये कितनी दूर तक कंटिन्यू करते हैं वो मामला अपनी तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन की जो ऑफ़र थी वो अपनी तरफ। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सियासत की बात की जाए तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सेस आए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके। उमर अयूब साहब ने बहुत सी तकारीर ऐसी की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, और अब जो एक चेंज पीटीआई की लीडरशिप में आया वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है उससे जुनैद अकबर साहब का इस्तीफ़ा है, और उसकी रीज़न अभी क्लियरली सामने नहीं आ सकी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उमर अयूब साहब को रिप्लेस किया जाएगा और वो करेंगे, इस सीट को फिल करेंगे। तो इस पर क्या हुकूमत इस नाम को एक्सेप्ट कर लेगी, और पीटीआई का पाकिस्तान और भारत की जंग को लेकर जो बयानिया था उसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पाई जाती है, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वकास साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो, जो रिसेंटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन, एक जंग की सूरत हाल हमने देखी, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मौक़िफ़ रहा है उस पर आपको लगता है कि तमाम पार्टी इस बात पर बिल्कुल क्लियर थी कि हुकूमत के साथ खड़े होना है, या फिर जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया इंडिया को पुश बैक देने का उस पर पीटीआई उमर अयूब साहब के जो बयानात थे उस पर तनकीद होती रही, अलीमा खान साहिबा पर तनकीद होती रही, पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ है क्या इस पर? मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े थे, कौम के साथ खड़े हुए हैं, बैशकीद कौम खड़े हुए। हम किसी हुकूमत के पीछे नहीं खड़े हुए। जिस हुकूमत को हम मानते नहीं है उसके पीछे हम नहीं खड़े होते। इस कौम को हुकूमत की जरूरत नहीं थी, कौम को यकजा होने की जरूरत थी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन 3 दिनों में अपने एक्शन से ये साबित किया, हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने साबित किया, हमारे चेयरमैन के, सेक्रेटरी जनरल के बयान आप देख लें, सब ने यकजहती की बात की। इमरान खान साहब का बयान देख लें, यकजहती की बात की। उन्होंने कहा डिवीजन करने वाले टैक्टिक्स खत्म होने चाहिए, कौम इकट्ठी। सो पाकिस्तान रिटेलिएटेड, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे पहले है और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, मतलब वॉर टाइम्स में भी आपको लगता है कि हुकूमत को सपोर्ट करना मकसूद नहीं था, और हुकूमत के लिए हुकूमत जिसका क्या मतलब, आप इसको क्यों कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं इस बात? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो क्लैरिटी चाह रहा हूँ। पाकिस्तान ने जीत ली, एक जंग पाकिस्तान ने जीत ली, कौम का मोराल हाई हुआ है। इमरान खान साहब ने आज पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान की रिटेलिएशन में कामयाबी के बाद जो है कौम का मोराल भी अप हुआ है। उन्होंने कहा जो हम अंदर बैठे हैं हमारा मोराल भी अप हुआ है। सो आई थिंक लेट्स लीव इट टू दैट, लेट्स नॉट मेक इट अ गवर्नमेंट इशू। ये कोई किसी गवर्नमेंट की उसका वो नहीं था, ये कौम का मामला था और कौम इस पे इकट्ठी हुई है। और अलीमा खान साहिबा ने जो बात की थी कि ये फिक्स मैच लगता है मोदी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, डू यू थिंक दैट कुड बी सपोर्टेड नाउ, या फिर वो उस वक्त उनकी एक असेसमेंट अपनी थी जाती? देखिए, अलीमा खान साहिबा ने उसके बाद देखें, अब आपकी ये तो आपकी अपनी डिस्क्रेशन है कि आप उनके कौन से बयान पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका एक और बयान भी आया है जो कि एयरफोर्स के हवाले से, जंग के हवाले से आया है और बड़ा क्लियर आया है। आपकी मर्जी, आप इसमें से जौन सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम आज लिखा है और उन्होंने कहा कि जंग से पहले एक हुकूमती ज़िम्मेदार शख्सियत ने तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि आप अगर अग्री कर जाएं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर तो हम जो है उसको इस इजलास को बुला सकते हैं। लेकिन बाद में सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि जेल से जो बाहर क़यादत है उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की खान साहब को, वो नहीं माने। नहीं ना, हमें इस किस्म का कोई पैगाम मिला
ना खान साहब से ऐसी कोई मुलाकात हुई जिसके अंदर खान साहब को जो है कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती हो। हमने तो हमेशा ये कहा था कि एपीसी बुलाएं, हम कह रहे थे विद खान साहब इन इट। खान साहब के बगैर किसी एपीसी का नतीजा खेज होना जो है वो मशकूक है। तो ना कोई ऐसा पैगाम हमें किसी ने दिया है। सुहेल भाई का बड़ा एहतराम है, मगर आई गेस किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया। अता तारड़ साहब ने ईवान में कहा कि मेरे लिए इस जंग की सूरत हाल में इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा अपना लीडर, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का है। तो काफ़ी लचक तो दिखा रही थी हुकूमत, वैसे नहीं? और तो फिर अगर इतना ही अच्छा है जितना अपना लीडर है, अगर अपने लीडर ने भी या जेल पास करना सी इमरान खान बाहर कट छड़ना सी जंग। अच्छा, मतलब अच्छे लोगों की अगर जगह जेल है, ठीक, अगर अच्छे लोगों की जगह जेल है तो मेरा चंद फिर अपने लीडर भी भेज छो अंदर। सही सही। चलें, इस पे जुनैद अकबर साहब ने जो चेयरमैन पीएसी से इस्तीफ़ा दे दिया, अलीमा खान साहिबा ने कल बताया था कि बानी पीटीआई की इस पर हिदायत थी। वजूहात पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर परफॉर्मेंस पर कोई डाउट्स थे पार्टी को कि रिप्लेस करना चाह रहे थे उनको? देखिए, आई थिंक इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकेंडली गॉड नोज खान साहब का पैगाम आया और खान साहब ने कहा कि वो अपनी तहरीक पे तवज्जो दें केपी में, और ये जो है इसको छोड़ दें, और उमर अयूब साहब का नाम उन्होंने वो रिकमेंड किया। तो जो खान ने कह दिया बड़ा क्लियर है, इट्स नथिंग बिटवीन द लाइंस, वो तो क्लैरिटी के साथ आ गया, कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। उन्होंने कहा तहरीक के ऊपर तवज्जो दें। अच्छा, और 24 जनवरी को उनका नाम फाइनल हुआ था, और वो भी उससे पहले भी आपका नाम भी आता रहा, हामिद रजा साहब का नाम आया, उमर अयूब साहब का आया, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। आपको नहीं लगता कि अब दोबारा से एक तवील एफर्ट करनी पड़ेगी अगर उमर अयूब साहब की? नहीं, किसी का कंसेंसस वाली बात नहीं थी। मेरा नाम तो खान साहब की डायरेक्शन पे, माय नेम वाज द ओनली नेम जो कि इन राइटिंग हुकूमत को गया था, और 9 महीने के अंदर 3 लेटर्स थे जिनमें गया था। मगर हुकूमत को क्योंकि मुझसे खौफ था, तकलीफ थी, और मेरी तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए वो जो मतलब है कि उन्होंने जो है उसको कन्फ्रंट किया। और खान साहब ने फिर राइटली से कि उन्होंने कहा कि तो इस तरीके से चीजें लेट हो रही हैं, तो बेहतर है कि ये जिम्मेदारी मैं किसी और के हवाले कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आ भी नहीं सक रहा था उन दिनों में। तो वो बड़ा अच्छा फैसला किया खान साहब ने, जुनैद अकबर वाला, और उसको हमने उनको कांग्रेचुलेट भी किया। तो अब तो कंसेंसस की जरूरत नहीं थी ना, अब तो क्योंकि खान ने नाम दे दिया, अब कंसेंसस किससे करवाना है? खान के बाद कोई है यहाँ पे इस पार्टी में जिसकी कोई वो है? खान ने नाम भी दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको मैं अपडेट कर देता हूँ, खान साहब ने थोड़ी देर पहले आज दोबारा जेल से पैगाम भेजा कि इफ ही कैन कीप बोथ रिस्पांसिबिलिटीज, आई हैव नो इश्यूज। अच्छा, और इसके अलावा ये भी खबर गर्दिश कर रही थी कि दरअसल जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा पे उस तरह से अटेंशन दे नहीं पा रहे थे, और जो सूबाई विंग्स हैं उनके इजलास भी वो इस्लामाबाद में बुलाया करते थे। तो ये एक रीज़न है कि जिस तरह से वो रैलियाँ निकाली पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से, तो वो भी उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बटखेला, वहाँ पर नहीं निकाली गई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसने इस डिसीजन को प्रोवोक किया। ये फौरी का फैक्टर तो नहीं हो सकता। आई डोंट नो इफ दीज थिंग्स वर रिपोर्टेड इन द पेपर और नॉट, क्योंकि खान साहब से तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। तो अगर ये चीज अखबार में रिपोर्ट हुई और वो अखबारें उन तक जाती हैं तो फिर तो है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें को बनी है। बट फाइनल एनीवे आई थिंक कि आप ये इंटरनल मामलात हैं पार्टी के, वो देख लेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, और उमर अयूब साहब के नाम पे आपको लगता है हुकूमत अग्री कर जाएगी? उमर अयूब साहब ने हुकूमत की केड़ी कट्टी खोली है, वो जेड़ा हुकूमत में इतराज है, जेड़ा हुकूमत ने हाथ लाया उन्होंने, तो कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा, मतलब आपके नाम पर तो खासा एतराज था, तो वो क्यों था और उमर अयूब साहब पे क्यों नहीं है? मैं इस पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, वो जिनको मुझसे खौफ था आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, सही। और इसके अलावा एक नैरेटिव की पाकिस्तान में जंग चलती रहती है, इस मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देख लें तो ये कहने में कोई शायद दो राय ना हो कि जब नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया वोट को इज़्ज़त दो, तो उस वक्त उनको एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़िगर के तौर पे पिच किया गया और लोगों ने उनकी मकबूलियत को भी एतराफ़ किया उसका सोशल मीडिया के ऊपर भी। वैसे भी अब आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद से जो पॉपुलैरिटी में एक सर्ज आती है
बहुत से तजिया निगारों की राय में वो इसीलिए थी कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था जो पीटीआई ने अडॉप्ट किया और इसीलिए वो पॉपुलर भी हुए। अब आकर ये जो सारा हमने पिछले 3-4 दिनों में पैराडाइम शिफ्ट देखा है, इसके बाद रैलियां निकालना, एहतजाज करना, डू यू थिंक यू विल गेट द सपोर्ट दैट यू यूज्ड टू हैव इससे पहले? बिल्कुल, व्हाई नॉट। ये तो चीजें आती हैं वक्ती तौर पे, जो है कौम का मूड तब्दील होता है। जब जंग शुरू होती है तो कौम उस मोड में चली जाती है और फिर जब वो फस्तायत उसी तरीके से जारी रहेगी तो उसी तरह की सपोर्ट वापस आ जाती है। तो इसमें तो कोई ऐसी साइंस नहीं है। और ईद के बाद जो एहतजाज की बात हो रही थी वो तो अब तक नहीं शुरू हो सका, तो उसके लिए जो आपके बाकी कोalition ईद के बाद एहतजाज की मेरे भाई बात हो रही थी, वो खान साहब चाहते थे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने। उसके अंदर बहुत सी पार्टियों के साथ हम एंगेज थे। खान साहब का विजन था कि तमाम पार्टियां जो इस मुल्क में हैं और जो इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं, ये जो फस्तायत का सिस्टम है जहां कानून और आइन का कोई एहतराम कोई नहीं है, तो उस पर आपको यक जबान होना चाहिए तमाम अपोजिशन की पार्टीज को। वो जब नहीं हो सका तो उसकी वजह से वो मामला डिले हुआ, पर विल डू इट ऑन आवर ओन। सारे तहरीक हम अपने कंधों पे लेके आए। हमारी एक कोशिश थी, उसमें बहुत सी पार्टियों ने हमें ज्वाइन किया भी है और कुछ ने हमें इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम इशू टू इशू आपके साथ चलेंगे स्ट्रीट के हवाले से। हालांकि उनकी कोई कंसर्न्स भी थी, कोई डिमांड्स भी थी, हमने वो भी सारी एड्रेस करनी थी। मगर उसके बावजूद फिर ओके, दे आर इंडिपेंडेंट पार्टीज, हम क्या कर सकते हैं? हम तो उन्हें कायली करने की कोशिश कर सकते हैं ना, वी कैन नॉट क्वेश्चन, फोर्स नहीं कर सकते कोई चीज। और ये कुछ लोग सवाल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो काफ़ी कंफर्टेबली अपना काम भी कर रही है, असम्बली में भी जाते हैं वो, और इसके अलावा केपी असम्बली के मामला भी स्मूथली रन होते रहते हैं। लेकिन जो पंजाब की क़यादत है, एक तो उसको टफ़ टाइम बहुत मिला, ठीक है, वो जेलों में भी गए और वो सब कुछ फेस करना पड़ा, और पंजाब में पार्टी की एक्टिविटी भी बजाय बढ़ने के कम होती जा रही है। क्या वजूहत हैं इसकी, इफ़ दैट्स ट्रू? तो दैट्स ट्रू, और उसकी वजूहत जो है वो फस्तायत है, जबर है, गैरती बदमाशी है, पुलिस के क्रैकडाउन्स हैं। 4 दिन पहले सीटीडी की और स्पेशल ब्रांच की लिस्टें बननी शुरू हो जाती है। हया खत्म हो गया है, ट्रेडिशंस खत्म हो गई हैं। औरतों को, पॉलिटिकल वर्कर्स की बेगमात बच्चों को उठा के ले जाते हैं, अजीबोगरीब किस्म के पर्चों में डाल देते हैं। तो बहरहाल वो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं पंजाब में भी। हम सब लगे हुए हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, जब फसाइयत बढ़ जाती है, जब बढ़ जाता है, जुल्म बढ़ जाता है, तो ये मत समझे कि अपैरेंटली तो ऐसे लगता है कि चीजें न्यूट्रलाइज हो गई हैं और टोन डाउन हो गई हैं, बट ये लावा है। ये फिर नफरत जो है वो पक रही होती है अंदर, फिर जब वो फटता है तो हर चीज को बहा के ले जाता है, तो उससे बचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अलीमा खान साहिबा ने कहा मेरे पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने का कोई लाहे अमल नहीं है। ये मायूस नहीं कर देगा वर्कर्स को कि अगर क़यादत के पास प्लान नहीं है तो ये होगा कैसे? देखें, वो बहन है और आजकल चीजों को देख रही है, उनके अपने स्टांसेस भी हैं और वो खान के लिए कंसर्न है, हर बहन होगी, और बहुत सा काम भी है जो वो कर रही है। और जब वो जाती हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि एमएनएस एमपीएस जो है वो उनके साथ हों ताकि वो अकेली ना रहे। मुझे नहीं पता किस तनाजुर में उन्होंने कहा है कि उनके पास लाए अमल नहीं है। उन्होंने कहा अदालत में केसेस लड़ने हैं, इसके अलावा कोई लाए अमल नहीं है। बस वो बात, यही बात, पार्टी तो खैर बात इससे आगे जाके करती है। पार्टी तो ये कहती है कि अदालत का लीगल फ्रंट अपनी जगह पे है और पॉलिटिकल फ्रंट जिसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियां और पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन द ग्राउंड है, वो शामिल है। तो ये लाए अमल तो ऑब्वियसली सलमान अकबर राजा साहब ने और चेयरमैन गौहर साहब ने देना है। वो दे आर इन मिडल ऑफ फाइनलाइजिंग दीज थिंग्स, वो जैसे ही करेंगे कर सकते हैं। अलीमा बाजी तो नहीं दे सकेंगे लाए अमल, इन्होंने देना है। और अगर इन्होंने उनके साथ बैठ के भी कुछ देना है तो वो भी इन्होंने देना है। मौलाना साहब से कोई इंगेजमेंट चल रही है या राब्ते बिल्कुल मुनक़ता हो गए? नहीं सर, वो तो जब लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि भाई मैं इशू टू इशू चलूंगा, हुकूमत के साथ भी आपके साथ भी, तो बस ठीक है, फिर एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट है। अपैरेंटली हमने 26वीं तरमीम के हवाले से भी उनकी बड़ी हम उनके पास गए, बड़ा कायल करने की कोशिश की, उसमें टोन डाउन भी हुआ मुसवदा, बट अल्टीमेटली ही एंडेड अप वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट। अभी भी 4-6 महीने असद कैसर साहब उनसे एंगेज रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
आई डोंट नो, लगता ये है कि मौलाना साहब हुकूमत और अपोजिशन एक टिकट में दोनों मजे लेना चाहते हैं शायद। तो बात वो मिनिमम एंगेजमेंट जारी रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम उनके साथ। अदर देन दैट अब मुज़ाकरात हम इसको ड्रैग नहीं करना चाहते नेगोशिएशंस के नाम पे। लोग हमसे पूछते हैं का गल कितने पहुंचाई है, रजी का जी मौलाना साहब गल हो रही है, बस ठीक है, जी होनी सी गल हो गई। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की तरफ से जो सरप्राइजिंग रिस्पांस मिला हिंदुस्तान को, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत से जो आलमी जरीदे हैं उनमें भी कहा जा रहा है कि कम थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जितना परफॉर्म किया वो अपने रिसोर्स से बढ़कर था। इसके साथ साथ जो अब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं उसमें कौन कौन से अहम नकात पर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि सिंध तास का जो मुआहदा है उस पर इंडिया अब भी ये क्लेम करता है कि वो इन अबेयंस है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको कंटेस्ट करेगा? और साथ साथ जो एस्केलेशन की ख़बरें अब भी बॉर्डर पार से आती हैं कि ये दोबारा शुरू हो सकती हैं, उसमें कितनी सदाकत है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके कीमती वक्त का। अगर इस सारी वॉर को हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो एज़ फार एज़ दी एस्टिमेट्स आर कंसर्न, कल भी अमरीकी जरीदों की तरफ से भी इस चीज़ को रीअसर्ट किया गया कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान इतना बड़ा पुशबैक दे देगा, बिकॉज द साइज़ ऑफ द मिलिट्रीज़ जिस तरह से हम देखते हैं वो उसमें कोई डिस्पैरिटी जो है वो विजिबल है। तो इसके बावजूद वर यू सरप्राइज बाय द रिस्पांस, बट ऑब्वियसली यू वुडंट बी एज वेल बिकॉज यू हैव सर्व्ड इन द फोर्सेस फॉर सो लॉन्ग। तो आपने जो रिस्पांस पाकिस्तान का देखा, आपको लगता है कि दिस वाज अबव एक्सपेक्टेशंस, जितना हमारे पास रिसोर्स था उससे ज़्यादा? मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज मुझे तो अंदाज़ा था कि किस लेवल की ट्रेनिंग चल रही थी। और लेकिन इन पिछले मेरे ख्याल में 2-3 सालों में जो क्विक डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक, और जिस तरह हमने पूरे स्पेक्ट्रम को कंट्रोल किया है, तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशाइन बात थी। मतलब आपका इशारा जो मिलिट्री हार्डवेयर की अपग्रेडेशन है उस तरफ है? जी, उस तरफ है। और मतलब पूरे स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करना, इट्स नॉट जस्ट कि एक आध चीज़ आपने कोई जहाज़ ले लिया या आपने कोई मिसाइल आपने इस्तेमाल कर लिए और ले लिए। ये पूरी जो एक डॉक्ट्रिन है, पूरी फ़िलासफ़ी है जंग हिकमत अमली के सारों को इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कैसे करना है, उसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। अच्छा, और ये जो एक बात की जा रही है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, तो दुनिया भर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि चाइनीज़ जो टेक है उसकी भी सुपीरियॉरिटी मेंटेन हो गई है। आप इससे एग्री करते हैं, या फिर जो औरंगज़ेब साहब ने भी बात की कि राफेल्स भी बुरे नहीं हैं, उसको चलाने का या फिर उसकी एक्सपर्टीज़ का शायद डिफरेंस आ गया? देखिए, अगर हम ये कंक्लूजन फ़ौरन ड्रॉ कर लें कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी सुपीरियर, तो ये एक गलत कंक्लूजन होगा इस स्टेज के ऊपर। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे किया जाता है, दोनों ही मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। बिल्कुल, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो दैट मैटर्स, के उसको लीडरशिप यूज़ कैसे करती है, या उन्होंने उसकी प्लानिंग कैसे की थी कि इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छा, और इसके अलावा क्योंकि कल भी जो नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान हम पे ही हमला कर देगा, इससे तो एक हैरत होनी चाहिए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म ये तसव्वुर कर रहा है कि हम टेरिटरी ब्रीच करेंगे, जाके टारगेट्स को हिट करेंगे और आगे से जवाब में इतना बड़ा रिस्पांस नहीं आएगा। सो दे वर टेकन बाय सरप्राइज़। आपको लगता है कि उन्होंने ये कैलकुलेट कर रखा था कि सिर्फ LOC पर स्कर्मिशेस हो जाएंगे जवाब में, मैक्सिमम और क्या ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के रिस्पांस ने उनको भी सरप्राइज़ किया? मेरे ख्याल में एक तो मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि ये मोदी साहब ने यानी कि मजबूर और कोर्स किया था मिलिट्री कमांडर्स को, इन माय ओपिनियन, क्योंकि उनकी मिलिट्री भी ज़ाहिर है वॉर गेम्स करती होगी, उनको कन्वेंशनल में जो हमारी पैरिटी है उसका उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है, उनको हमारी जो सलाहियतें हैं सही तीनों आर्म्ड फोर्सेस की उसको भी अंदाज़ा है, उनको रिजॉल्व का भी बड़ी अच्छी तरह पता है। इसमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसा करेगा। तो अगर उनकी इसके बावजूद जो उनके मिलिट्री प्लानर्स थे उन्होंने अगर ये वॉर गेमिंग की थी तो फिर आई थिंक उनको वॉर गेमिंग भी एक नए तरीके से करने की ज़रूरत है। अच्छा, और उनके जो मैं देख रहा था जो एयर मार्शल भारती थे
उनसे जब सवाल हुआ कि राफेल्स के गिरने की बहुत ख़बरें आ रही हैं तो इस पर आप कुछ क्लैरिफाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वॉर के अंदर हमेशा डैमेजेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लूज़ करते हैं, बट इस वक्त अगर मैं कुछ बताऊंगा तो उसका फ़ायदा दुश्मन को हो जाएगा। इज़ दिस अ कन्फेशन आपको लगता है? जी, वो जाहिर है उन्होंने नहीं भी बताया था, लेकिन चूंकि हमने बता दिया तो फ़ायदा तो हमें हो रहा था। सही। लेकिन एक आप वो बड़ी एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में थे उनसे जब ये सवाल पूछा गया, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की उनकी पॉलिसी भी नहीं थी कि इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए, और तो आई थिंक बेहतरीन जवाब था जो वो इस वक्त दे सकते थे। अच्छा, और इसके अलावा इस वॉर की अगर हम बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही थी। मतलब मैं अगर अपनी एनालिसिस की भी बात करूं तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुश्किल हो रहा था कि जो इतनी रिपोर्ट्स फ्लो इन कर रही हैं इसमें से कौन सी ठीक है। अब वहाँ से मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया ये भी चला रहा है कि रेडियो एक्टिव लीकेज हो गई या सेंसिटिव टारगेट्स को हिट कर दिया। इसकी तो कोई क्रॉस कन्फर्मेशन मौजूद नहीं है। जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहे हैं पाकिस्तान की एयर बेसिस की, उसको भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने कितना कंफ्यूज किया मैसेज को दोनों तरफ। देखिए, एक बड़ी वो घिसी पटी क्लीशे है कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर। ठीक है, आप जानते हैं जी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही, इस जो सोशल मीडिया का दौर है कि, और ये आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हो रहा था, जो जर्मन की गोबल्स की थी। जी जी जी। तो प्रोपेगेंडा तो हर वक्त चलता है और सब एम्प्लॉय करते हैं इसको, तो इसमें कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे जो बहुत चेंज आ गई वर्ल्ड लेवल पे, वो ये आ गई कि इंडियन मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर गया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी कर गया और अब डोमेस्टिकली भी कर गया, क्योंकि उस पर इतने क्वेश्चन हुए। उनके अपने कुछ एंकर पर्सन हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं कि भाई हम अब डिलीट कर रहे हैं जो हमने कहा था, बिकॉज वी वर मिसफेड। तो नेचुरली फिर नुकसान तो अल्टीमेटली उन्होंने ही उठाया। पाकिस्तान के आधे शहर तो वो टीवी पे वाइप आउट कर दिए थे उन्होंने। जी, वो और बात है कि हमें मालूम नहीं था इसका। लेकिन इसके साथ साथ अगर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की हम बात करें, अब उस पर मुख्तलिफ थेरीज हैं। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम गुजरता है तो चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। जिस तरह आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की, आज तक उसके फैक्ट सामने आ रहे हैं ग्रेजुअली, हालांकि इतने अरसा गुजर गया। तो अब आकर उस पर जो मुख्तलिफ थेरीज हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि जो अमेरिका को इंटेलिजेंस मौसूल हुई, उनको लगा कि इससे फर्दर एस्केलेशन होने जा रही है, सो वी हैव टू जंप इन। या फिर एक थेरी ये है कि जो S-400 की डिस्ट्रक्शन है बैटरीज की, दैट कंपेल्ड अमेरिकन्स टू इंडल्ज। तो whom do you support amongst these? देखिए, मैं इस चीज़ को तो ये तो इनकी बहुत ही जो इंडियंस ने फैलाई है बिल्कुल नॉनसेंस थ्योरी है कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर कार्ड खेला था या थिंग्स लाइक दैट, या अमेरिकन्स को ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक कन्वेंशनल वॉर हो रही थी, सही, उसमें वो उसका शॉक बर्दाश्त नहीं कर सके थे एक्चुअली, बिकॉज हमारी जो रिस्पांस थी, हमारी रिस्पांस हमेशा से हमने एक इसी तरह की रखी हुई है कि जो एनिमी को, जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइज डिस्टेबलाइज कर दे। और तो वो जब इतने सारे बेसिस अटैक हुए और जब उनका बेसिक सिस्टम S-400 जो उनको वो आइस प्रोवाइड करता, जब वो ही नहीं रहा और रनवेज पे अनसर्विसेबल, जहाँ से जहाज़ टेक ऑफ ना कर सकें, तो और ऊपर से मोरल शैटर हो गया इतने जहाज़ गिरने से, तो ये क्यूमुलेटेड इफेक्ट था कि जिस पे उनको रिस्पांस नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मतलब वो जो न्यू थ्रेट वाली सारी फैब्रिकेशन है, आपको लगता है कि वो बिल्कुल पॉइंटलेस है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की कोई, बिकॉज हम उससे बहुत दूर थे। जब आप कन्वेंशनल डोमेन में आपके पास इतनी डोमिनेंस हो, तो व्हाई वुड यू गो ऑन दैट साइड? बिल्कुल, वो तो अपनी कमजोरी जाहिर करना है ना। तो वो अभी तो हम उससे कोसों दूर थे। वैसे उसमें क्या मतलब, इसके बाद भी सर्टन लेयर्स होती हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो अभी ब्रीच नहीं हुई थी, आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखें जब वो कुतबाई साहब ने डिफाइन की थी अपनी पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी, तो उन्होंने उसमें कुछ रेड लाइंस डिफाइन की हुई थी। ठीक है, कि इतनी टेरिटरी हो गई, इतनी एयरफोर्स अगर एक्टिव हो गई, और तो हम तो वो लोग उनकी तरफ जा रहे थे, हम तो नहीं जा रहे थे। मतलब उसकी एक डैमेज असेसमेंट होती है, आपको लगता है? एग्जैक्टली, वो डैमेज असेसमेंट साथ साथ द ग्राफ्स जो ऊपर चल रहे होते हैं, वो ग्राफ्स अभी बनने नहीं शुरू हुए थे। अच्छा, वो असेसमेंट डैमेज तो हुआ ही नहीं था कि जिस पे ग्राफ्स फिल होने शुरू होते। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का भी जिक्र कर दिया उसमें, जिसने हैरत में मुब्तला कर दिया बहुत से लोगों को
कि किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका जो कि ख़ासा लीन कर रहा था इंडिया की तरफ रीसेंट हिस्ट्री में, वो अब आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर को मेंशन करेगा। तो जो डॉक्ट्रिन का चेंज लाना चाह रहे थे इंडियंस, जिसमें वो कह रहे थे कि न्यू नॉर्मल कोट एंड कोट ये होगा कि हम आएंगे, टारगेट्स को हिट करेंगे, वापस चले जाएंगे और ये इसी तरह चलेगा, अगर हमें कोई ऑफेंड करेगा या डैमेज करेगा तो उसका रिस्पांस यही रहेगा। वो न्यू नॉर्मल फिर मेंटेन अब नहीं हो सकता, आपको लगता है? और आर दे प्लानिंग टू ट्राई अगेन? देखें, ट्राई अगेन जो है वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इस चीज़ को देखती रहेंगी, ठीक है। बड़ी न्यूज़ आजकल सर्कुलेट कर रही हैं, अमेरिकन जहाज़, कार्गो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। वो डोंट वरी, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एग्जैक्टली पता है, इससे बहुत ज़्यादा पता है जो सोशल मीडिया में कि एक्चुअली क्या हो रहा है। नहीं, वैसे वो लोग पूछ रहे हैं जिस तरह से वो अच्छा, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको डर है कि इंडिया ब्रीच कर देगा इस सीज़ फायर को। मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा इसको एक पर्सनल लेवल पे उन्होंने अपनी विक्ट्री समझी है और इसको बड़ा अकम्पलिशमेंट समझी है। तो इंडिया ऑब्वियसली एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को एम्बेरस तो नहीं ना करना चाहेगा। प्लस उन्होंने कुछ ट्रेड की भी कैरेट उनको दिखाई है, प्लस उनके खुद फॉरेन ऑफिस ने आके इस चीज़ को डिक्लेयर की है। प्लस सारी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं, अभी तो खबर आ रही थी कि देयर आर 35 कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व थे सारे प्रोसेस में। सही, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस सारे प्रोसेस में था। तो इंडिया अब दोबारा इसको ब्रीच करके, पहले वो एज ए एग्रेसर उसको उस पर लग गया लेबल, अब अगर वो ये करता है तो फिर तो बिल्कुल ही एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे सामने आ जाएगा, जो कि वो इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो उसका ऐसा इमेज। तो मतलब अमेरिकन का जो आपको लग रहा है रिजॉल्व है मीडिएशन करवाने का, उस पर मुकम्मल ट्रस्ट हो सकता है? क्योंकि मीडिएशन से 2 रोज़ पहले तक वो कह रहे थे हमारी जंग ही नहीं है, हम क्यों लड़ें, हम क्यों इसमें मीडिएशन करवाएं। तो दे वर फोर्स्ड, बट वो रिलक्टेंट नहीं थे इसमें आने के लिए। देखिए, वो रिलक्टेंट थे, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल में इंडिया ने उनको अप्रोच कर लिया जब उसने देखा कि सिचुएशन ये आ गई है। क्योंकि पहले उन्होंने जाहिर है कोई ना कोई रिस्ट्रेंट की एडवाइस तो की होगी। बिकॉज आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो माइंडसेट और थिंकिंग है अभी तक जो हमारे सामने नज़र आई है, जैसे यूक्रेन में उन्होंने ट्राई की है, जैसे उन्होंने इजराइल और उनकी ट्राई की है, और अब हमने ये देखी, तो इट शोज़ कि एक माइंडसेट डिफरेंट है, जिसको हम जो टिपिकल ट्रेडिशनल अमेरिकन माइंडसेट है उससे हम एक डिफरेंट करार दे सकते हैं, और ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर आप इससे ये कहेंगे कि अब अमेरिका और इनकी कोल्यूशन ख़त्म हो गई है, तो नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज ये वो टाइम है जब अमेरिका इंडिया को वो शोल्डर प्रोवाइड करेगा ना, जो रो रहा है उसको शोल्डर। और अब उसके बाद उनके, आप जानते हैं वो 8-10 मुआहदे में, उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। अब इनको नेट सेंट्रिक वॉरफेयर में वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये एवेलुएट होगा ना कि अब इंडियंस भी बैठ के एवेलुएट करेंगे कि वीकनेसेस कहाँ थी। अब उन गैप्स को प्लग किया जाएगा, तो अमेरिकन हेल्प करेंगे, इजराइल हेल्प करेगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्रांस और रशिया भी, क्योंकि हर एक को बिजनेस मिलेगा ना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वैसे तो गेस वर्क है, स्पेकुलेशन है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अमेरिकन नहीं चाह रहे थे कि उनकी जो वेपनरी है वो मज़ीद एक्सपोज हो जाए, सो दैट्स वाई दे जम्प्ड इन एंड सेड कि बस इतना बहुत है फ़िलहाल। तो आपको लगता है कि जो इंडो पैसिफिक एक डॉक्ट्रिन था सिक्योरिटी के लिए, अमेरिका रिलाई करेगा हिंदुस्तान पे, चाइना के साथ बैलेंस ऑफ पावर करेगा, पाकिस्तान को भी पुश बैक मिलेगा, अब उस पर अमेरिकन को भी सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन की इस मामले में कोई सोच तब्दील होगी। हाँ, जो असल चेंज आई है, जो मेरे ख्याल में इस पूरी वॉर की सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है इन माय ओपिनियन, वो ये है कि अगले 20-30 साल के लिए इंडिया का जो एक रीजनल हेजमोन का कॉन्सेप्ट था ना, कि मैं रीजन का चौधरी हूँ, वो तो बुरी तरह शटर हो गया है। अब कोई भी कंट्री जो है वो इसको इस मामले में, मतलब एज इकनॉमिक पावर तो ऑब्वियसली इस मामले में वो इसको सीरियसली नहीं लेंगे। अच्छा, और ये जो मुआहदा हमने देखा है जिस पे कहा गया कि न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक्स हो जाएंगी या फिर सिंतास दोबारा अंडर डिस्कशन आ जाएगा, आपको लगता है कि इसकी ब्रीच की 101% आपको श्योर है कैलकुलेशन से कि इसकी कोई प्रॉबिलिटी नहीं बची कि दोबारा से कोई मिलिट्री रिस्पांस या LOC पे मजीद स्कर्मिशेस करना या ये ड्रोन वॉरफेयर, इसका दोबारा आगाज़ होने का कोई चांस नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? मतलब इमीडिएट मुझे इसका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर में
इसको वो जब एवेलुएट कर लेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो उन्हें करनी चाहिए, और उसके बाद अगर कभी दोबारा उन्होंने इस डोमेन में आने की कोशिश की, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाते हैं और लेट्स से जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी वो आ जाते हैं जो वो इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, बिल्कुल, तो वो फिर कोई इस किस्म का वेंचर लेने का सोच सकते हैं। बट मेरे ख्याल में इंडिया में अब इस पर बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग होगी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा इस अप्रोच को कि आपने मतलब बजाय कि आप अपने नेबर्स की उसकी स्ट्रेंथ्स की रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल, आपने इतनी आपकी जो डॉक्ट्रिन थी या आपकी जो कैलकुलेशन थी, जो कि मिस कैलकुलेशन थी, वो इतनी ख़राब थी कि हम इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जा पड़े। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन कि जो इंडियन सिविल सोसाइटी, इंडियन थिंक टैंक, इंडियन मीडिया, इंडियन जनरल पब्लिक वो अब पूछे अपनी गवर्नमेंट से, और मेरे ख्याल में पूछेंगे नहीं। बट शायद साहब आप इंडिया में सर्व भी करके आए हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के स्टाफ में, तो वहाँ पर जो डिस्कोर्स किसी दौर में था, एक पोलराइजेशन थी, एक लेफ़्ट थी वहाँ की, लिबरल तबका था जो तनकीद करता था, हार्ड राइट जो हिंदुत्वा के प्रोपोनेंट्स थे उन पे। लेकिन अब आकर बरखा दत्त साहिबा को मैंने देखा या फिर शशि थरूर साहब को मैंने देखा, तो वहाँ तो ये पोलराइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उधर तो लेफ़्ट हो या राइट हो, सब के सब इस मरतबा जिंगोइज़म फैला रहे थे जंग का। तो ये डिस्कोर्स इनिशिएट कैसे होगा कि इतनी बड़ी एक इकोनॉमिक पावर इंडिया की तरह की पूरी दुनिया में किसी ने उसको खुल के सपोर्ट नहीं किया, और पाकिस्तान को आज़रबाईजान से लेके, टर्की से लेके बांग्लादेश तक ने असर्टिवली कहा कि वी बैक पाकिस्तान। तो ये डिस्कोर्स शुरू कौन करेगा? देखिए, मुझे ख़ुद ये जो आपने बरखा दत्त वगैरह बताई है, क्योंकि जब मैं था तो ये फिर भी बहरहाल कुछ बैलेंस्ड एनालिसिस देते थे। अच्छा। उन्होंने खैर कारगिल में बहुत ओवर एग्जैजरेटेड बरखा दत्त ने रोल प्ले किया था, और लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ सेन वॉइसेस थी। असल में एक अजीब सा फिनोमेना इंडिया में हुआ, वो ये कि जब ये बीजेपी पावर में आई तो यही वो दौर था कि जब इंडिया का कोई इकनॉमिक राइज भी हुआ। क्योंकि मुझे याद है मैं वहाँ था, 2008 की बात है, तो शायद इन्होंने 1 ट्रिलियन मार्क को हिट किया था, तो इन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। सही। साथ ही फिर थोड़े से मैंने देखा एरोगेंस आनी शुरू हुई, रवैये चेंज होने शुरू हुए, और साथ ही बीजेपी का दौर आ गया, जयशंकर की डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई फिर। जी बिल्कुल। और फिर अजय साहब जो हैं इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय दवल जो, हाँ, उनका भी एक माइंडसेट हमने देख लिया था, जिसमें उन्होंने ओपन कहा था कि बलूचिस्तान में हम बड़ा आसान है, लोगों को ख़रीद लें और उनको फिर इस्तेमाल करें। तो ये इस सारे माइंडसेट ने फिर असल में वहाँ क्रैकडाउन बहुत है मीडिया पे, और कोई भी जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, वो कुछ सालों से ये चूँकि चला है, तो अब लोग इसमें ही गनीमत समझते हैं कि अलाइन हो जाएं, बजाय ये कि बिल्कुल साइड लाइन हो जाएं या हम हरासमेंट फील करें। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन बहुत सारे लोग, नेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता इस बयानियों को जो ले चुकी हुई है, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और आई एम सेइंग कि अगर इस वॉर से पहले लेट्स से ये माइंडसेट वाले लोग हमारे 70% खिलाफ थे, अब आप इसको 99% कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है कम है, तो कौन से टॉकिंग पॉइंट्स हमें रखने चाहिए? इंडस वाटर की तो बात होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद हम पेश करते रहते हैं, डू यू थिंक वी शुड ऑलवेज पुट दैट अप, और हम ये भी कहें कि इसका भी कुछ करें? आप ये भी पहलगाम का तो आपने शोर किया, लेकिन हमारे साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली जी, देखें, जब मुज़ाकरात, पहली बात तो ये है कि अब जो कश्मीर का इशू है, ये एक अच्छी गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें बड़ा विगरसली हाईलाइट करना चाहिए वर्ल्ड में। हमें इस पे बिल्कुल इस वक्त जो है वो पॉज नहीं देना चाहिए, या ये सोच के हमें तरद्दुद नहीं करना चाहिए कि कहीं आने वाले मुज़ाकरात की फ़िज़ा ख़राब ना हो जाए अगर पाकिस्तान ने उसे उठाया। अच्छा। बिकॉज हमें, क्योंकि देखें, जो मौका हुई है जो लड़ाई में आप इस्तेमाल करें, उसके बाद तो फिर चीज़ों की इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। इस वक्त सब लिसनिंग ईयर हैं, बिकॉज कश्मीर की गूंज है, तो हमें कश्मीर का जो चीज़ है उसको उठाना चाहिए विगरसली। जब हम ये उठाएंगे तो इंडिया मुज़ाकरात जो है वो करने पे तैयार होगा, और उन मुज़ाकरात में भी फिर जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको वो सीरियसली सुनेगा। तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान तो सर फहरिस्त है हमारी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा शायद साहब, ये जो करंट पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंडिया को बैटलफील्ड के अंदर, इट्स सेफ टू से दैट, अब डोमेस्टिकली इस नैरेटिव को हम कैसे अपनी आवाम तक पहुंचाएं
कि पहले पाकिस्तान में एक पोलराइजेशन का माहौल था, एक डिसइंटीग्रेशन थी। आपको लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड वेयर शुड वी टेक दिस डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस सारी अचीवमेंट को? देखें, डोमेस्टिक के साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ कैसे हमारा पूरा ट्रांसलेट हो। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो यह है कि हमें मतलब बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है सफारती महाज पे और ये सारे मुआशी पे तो चलेंगी, हमें कुछ एक ये इंश्योर करना है बाय द ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ कि ये जो ख़िता है ये एक एक्सपेरिमेंटल जगह ना बन जाए बिग पावर राइवलरी के लिए कि जहाँ पे इनकी इक्विपमेंट टेस्टिंग्स हो रही हों। तो ये भी हमें देखना है और हमसे ज़्यादा इंडिया को ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जी डोमेस्टिकली हमें इसको ये अल्लाह ने हमें एक मौका मुहैया किया है, ठीक है। अब ये कौम आपने देखा है, पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट मैच हो तो सारे खिलाड़ी बन जाते हैं और जंग हो तो सारे फौजी बन जाते हैं, यानी कि जिस बर्तन में डालें उसमें ढल जाते हैं। तो ये कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब है कि अब हमें बयानिया इस पे बनाना चाहिए कि अगर हमारी अभी हमने देखा है मुसल्लह फ़ौज ने जिस तरह परफॉर्म किया है और अगर हम जो बात कर रहे थे कि 3 J-15 के पायलट जो है वो S-400 के उस हसार में घुस गए जहाँ पे उन पे 72 मिसाइल फायर हो सकते थे। तो अब ये मैसेज कौम को कन्वे करना चाहिए कि ये मुसल्लह फ़ौज ने 2 कैरेक्टरिस्टिक दिखाए हैं, एक बहादुरी और दूसरा एक्सीलेंस। बिल्कुल ठीक है ना, जो मेहनत से आता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो दिखा सकते हैं तो सारी, वो भी तो इस कौम के ही फ़र्द हैं, बिल्कुल, तो सारी कौम ये दिखा सकती है। ये वो बयानिया है जिसको अब हमें लेके आना चाहिए, आगे जाना चाहिए। अगर अब बयानिया खौफ का हुआ तो कौम खौफ में रहेगी, अगर बयानिया सिर्फ हुल्लड़बाजी का हुआ और इन चीज़ों का तो उसमें चली जाएगी। अगर ये आप बनाएंगे तो इसके लिए ये है कि आप एक रोल मॉडल, आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, बिल्कुल, और जो कि अपने किरदार से और अपनी सलाहियतों से एक रोल मॉडल बने, तो फिर इस बयानिए को यूँ समझें कि 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन लेट्स से कि आप कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का फुकदान भी है तो एटलीस्ट ये बयानिया एक बड़ा ऑनरेबल है, इसी को लेके हमें आगे चलना चाहिए और इस लाइन पे हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, इसको डोमेस्टिक जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है या सोसाइटी है उसमें भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।